हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम प्रताप सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशंस में। दोस्तों, ये हमारी RSCIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम RSCIT द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम्स के पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये हमारा सेकेंड वीडियो रहेगा, जिसमें हम 19 जनवरी 2020 को RSCIT द्वारा आयोजित पेपर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रश्न संख्या 1, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। प्रश्न संख्या 1, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। आपके ऑप्शंस हैं NVSP, RSRTC, NSDL, UIDAI। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NVSP द्वारा नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। जो बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और ये पोर्टल्स किन किन सेवाओं के अंतर्गत काम आते हैं उनका भी पता आपको रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप इन फुल फॉर्म्स को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि अगर नेक्स्ट बार किसी भी एग्जाम में अगर ये आपसे पूछा जाए तो इनमें से आपका कोई भी सवाल है वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे NVSP का मतलब होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। RSCRTC का मतलब होता है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। UIDAI का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं कि इन सभी पोर्टल्स का क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आपको नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, जो ये प्रश्न में पूछा गया था कि नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल यानी नए मतदाता का पंजीकरण करवाने के लिए आपको किस पोर्टल की आवश्यकता होगी? NVSP, जिसे कहा जाता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। अगला पोर्टल है RSRTC यानी राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। राजस्थान रोडवेज की जो बसें चलती है उनमें सीटों का रिजर्वेशन करवाने के लिए आप इस पोर्टल का उपयोग करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार इनके सही वेबसाइट के एड्रेस भी पूछे जाते हैं। अगला पोर्टल है UIDAI। इस पोर्टल से आप भली भांति परिचित होंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपके पास आप सभी का परिचय पत्र है, आपका पहचान पत्र यानी कि आपका आधार कार्ड, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पोर्टल है आपका NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट लिमिटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से नए पैन के एप्लीकेशंस यानी पर्सनल अकाउंट नंबर, जो कि इनकम टैक्स द्वारा निर्धारित जो एक पहचान पत्र होता है, पैन कार्ड जिसे कहा जाता है, तो उसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको NSDL की वेबसाइट को विजिट करना होता है। ध्यान रखिएगा, NSDL का संबंध है वो पैन कार्ड से है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी आयकर विभाग में जाकर, ऑप्शन सी पासपोर्ट सेवाओं पर जाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, इसमें से किस ऑप्शन का उपयोग करते हुए आप अपने बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ सकते हैं? तो बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना है तो उसके लिए आपको नेट बैंकिंग की आवश्यकता होगी। आप सभी को पता होगा कि जब हम अपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां हमें ट्रांजैक्शन के लिए, इजी ट्रांजैक्शन के लिए आजकल हमें नेट बैंकिंग यानी ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाती है। उसी ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हुए हम अपने अकाउंट में
आधार नंबर को भी लिंक कर सकते हैं अपने आप ही। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 1 का है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेट बैंकिंग का उपयोग करके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है? ये नहीं, थोड़ा गलत लिखा है, उपलब्ध हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिजली पानी बिल भुगतान, ऑप्शन बी बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, ऑप्शन सी रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, ऑप्शन डी आप ई मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी इस सेवा से परिचित होंगे कि हम ई मित्र का उपयोग करके बहुत सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी बिजली का बिल भर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आप पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अधिवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आप जैसे बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार विभाग में उसका पंजीयन करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप ई मित्र का उपयोग करके उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो ई मित्र का जो सर्विसेज है वो एसएसओ के अंतर्गत संचालित होती है, राजस्थान एसएसओ। एसएसओ का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है? ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस हैं वो आरएससीआईडी के एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। ये एक प्रकार का ट्रेंड बन गया है कि 35 सवालों में से कम आपको अपने प्रश्न पत्र में 1, 2 या 3, कई बार तो 4 फुल फॉर्म्स के सवाल भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आप सीधा उसका सटीक जवाब दे सकते हो। तो प्रश्न संख्या 4 में जो पूछा गया आपसे कि ईपीडीएस में पीडीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ आप नोट करके एक बात गौर से ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक और इसी के जैसी एक फुल फॉर्म होती है पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और पीडीएस का मतलब हो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जानते हैं ये पीडीएस क्या है और किस प्रकार की सेवाएं हैं। तो आपको पता होगा कि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामले या सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित होता है। और ये ईपीडीएस एक प्रकार की ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में जो भी गेहूं, चावल या जितनी भी प्रकार की जितने भी आपके राशन की चीजें हैं, आपके कोई भी केरोसिन है, इन सभी चीजों का वितरण करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको कहा जाता है ईपीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको सही आंसर को मिलान करना है, मैच करना है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसका एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें मिलान करने के लिए कहा जाता है आपको, ये आपको ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही टफ लगते हैं, कई बार आपको हार्ड लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनसे इजी प्रश्न कोई नहीं होता है, बशर्ते इन ऑप्शंस में से केवल आपको 1 या 2 ऑप्शन है वो सही ढंग से आने चाहिए। चलिए देखते हैं इस ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। जैसे आपको दे रखा है तालिका 1 में और तालिका बी में राजधरा, राज क्लाउड, राजमेघ, राजस्थान जीआईएस, डीएसएस, राज ईवॉल्ट, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनका सही मिलान क्या हो जाएगा? अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि मेघ यानी मेघ का मतलब होता है बादल और इंग्लिश में बादल को क्लाउड कहा जाता है, तो राज मेघ का संबंध है वो आपके राजस्थान क्लाउड से हो जाएगा। यानी
2 है वो P से मिलान कर रहे हैं। नीचे दिए गए ऑप्शंस में 2 और P कहाँ आपका पेयर बन रहा है, तो सही ध्यान से देखिए, ऑप्शन संख्या डी के अंदर 2P है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 5 का। आपको इस प्रश्न के अंदर ऊपर वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें भी आपको गौर से ध्यान रखना है कि फर्स्ट का क्यू है, यानी कि राजधरा का जो संबंध है वो आपके राजस्थान GIS DSSS यानी आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स से है, यानी सांख्यिकी विभाग से इसका लेना देना है। राज ईवोल्ट आपका एक प्रकार का एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछा, ये इनका डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान ईवोल्ट निम्न में से क्या है। ऐसे प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, डैश 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 मूक का एक उदाहरण है, MOOC का एक उदाहरण है। हर प्रश्न, हर ऑप्शन में जो भी कीवर्ड आपको दे रखे हैं, जो भी फुल फॉर्म दे रखी है, उनको ध्यान से पढ़िए। उन्हीं में से ही आपके नेक्स्ट वाले किसी ना किसी एग्जाम्स में उन्हीं का ब्रीफ है वो पूछा जाता है, उन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मूक का एक उदाहरण है, निम्न में से किस ऑप्शन की मदद से आप है वो एक मूक का उदाहरण, इनमें से आप इनको कह सकते हो। तो अगर आपको मूक का मतलब पता है तो आप इन प्रश्न को हल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मूक का अर्थ होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज जो कि बहुतायत यानी बहुत ही बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं किसी भी संस्था या किसी भी सरकार के द्वारा। जैसे कि इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यानी EDX। EDX एक प्रकार का मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो ट्विटर और फेसबुक है ये एक प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कोई भी ऑनलाइन ओपन कोर्सेज नहीं है। तो वैसे भी ये ऑप्शन डिलीट हो जाता और सिर्फ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आइए देखते हैं और कुछ उदाहरण मूक के यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इनको भी आप नोट करके रखिए और किसी एग्जाम में हो सकता है कि ये उदाहरण आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिले। जैसे कि नेपटेल यानी NPTEL, विज IQ, ओपन टू स्टडी, कोर्सेरा और यूडेमी। कौन कौन से हैं? NPTEL, विज IQ, ओपन टू स्टडी, कोर्सेरा और यूडेमी। और जो आपका ऊपर ऑप्शन दे रखा है EDX, ये जो ऑप्शन है ये एक प्रकार के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि इंडिया में फिलहाल संचालित हो रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए एक कुंजी दबाएं। अगर आप जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं MS वर्ड में और एक लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड की सहायता से एंटर की प्रेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी एक लाइन से दूसरी लाइन में या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एंटर करने के लिए आप एंटर की है वो उपयोग में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर डी, एंटर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि और इनके क्या प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको थोड़ा इस कीबोर्ड के बारे में या इनकी जो शॉर्टकट कुंजी है उनके बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि एंटर की है वो किसी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मूव करने के लिए काम आती है। स्पेस बार है, जो ये आपका स्पेस बार है, ये स्पेस बार है, इसकी सहायता से आप 2 अक्षर या 2 लाइन के बीच में जगह छोड़ने के लिए ये बटन काम आता है। उसके बाद ये जो सबसे पहले ऊपर आपको बटन दिख रहा है ESC, इसकी फुल फॉर्म है एस्केप, यानी कोई भी छोटी फाइलें या कोई डायलॉग बॉक्स कंप्यूटर में खुला है उसको बंद करने के लिए या उनसे बाहर आने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद F1 से F12 तक इन कुंजियों को कहा जाता है फंक्शन कीज, फंक्शन कुंजी। ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या पूछी जाती कई बार। फंक्शन कुंजी कितनी होती है? 12। उसके बाद
सबसे ऊपर जो आपको ये दिख रही है नंबर कीज और साथ में जो ये आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जस्ट अल्फाबेटिकल कीज से ऊपर, इन कीज को कहा जाता है स्पेशल कैरेक्टर कीज। स्पेशल कैरेक्टर कीज का क्या मतलब होता है? ऐसी कीज जिसके अंदर अल्फाबेट्स और कुछ कैरेक्टर्स दोनों मौजूद हो, उनको कहा जाता है स्पेशल कैरेक्टर कीज। इन्हीं के जस्ट पास में ये आपको बैक स्पेस दिख रहा होगा, इसकी मदद से आप है वो कोई भी गलती से अगर कोई अक्षर दब गया है या टाइप हो गया है तो उसको हटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मूवमेंट हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एरो सिंबल है वो राइट से लेफ्ट की तरफ किया हुआ है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब होता है ये जो आपको ए से जेड तक की जितने भी अल्फाबेट्स दिख रहे हैं उनको एक साथ बड़े लिखने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। अगला बटन है आपका टैब। टैब का काम होता है किसी भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल और अल्ट। कंट्रोल और अल्ट जो है वो आपके शॉर्टकट कुंजी में काम आते हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप शॉर्टकट कुंजी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं। ठीक है, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो एरो कीज दे रखी इनको कहा जाता है नेविगेशन पेन। ध्यान रखना, नेविगेशन पेन। और ये जो आपको नंबर कीज दिख रही है इनको कहा जाता है नंबर पैड। क्या कहा जाता है? नंबर पैड। अगर आपके पास कंप्यूटर है और कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि इस नंबर कीज के जस्ट ऊपर कहीं आपको 3 लाइट्स देखने को मिलेंगी। 3 लाइट्स देखने को मिलेंगी। ये एक प्रकार की स्पेशल लाइट्स होती है जो कि कोई बटन ऑन होने पर ही आपको एक्टिवेट होती हुई दिखती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो लाइट होती है वो होती है आपकी नंबर लॉक की। ये जो आपकी नंबर पैड है इन्हीं का लॉक है वो ये बटन होता है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद होता है आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक के लिए सेकंड लाइट ब्लिंक होगी। थर्ड लाइट होगी वो होगी आपके स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक क्या होता है? जैसे आप पेज को अप डाउन करते हो तो उसको स्क्रॉलिंग कहते हैं, और उसी चीज को अगर आप लॉक कर देते हो तो क्या हो जाएगा? स्क्रॉल लॉक। और ये 3 लाइटों है, जो 3 लाइट्स होती है, या इन अदर वर्ड्स मैं कहूं कि नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक टर्म दी जाती है जिसे कहा जाता है टॉगल कीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉगल की है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे कीबोर्ड में सिर्फ 3 ही टॉगल की है। टॉगल की कौन सी होगी? जिसके पीछे लॉक लिखा हुआ आ रहा है, जैसे नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, तो ये कीबोर्ड से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न है वो बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, MS एक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका MS आउटलुक। ध्यान रखिएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ईमेल एप्लीकेशन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण हैं? ये आपके कुछ पेयर्स दे रखे हैं नीचे वाले ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा पेयर है वो पॉइंटिंग उपकरण के सही उदाहरण है वो कहलाएंगे? ऑप्शन ए है आपका ट्रैक बॉल, टच पैड, माउस। ऑप्शन बी मदरबोर्ड, प्रोसेसर। ऑप्शन सी मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर। ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता होगा, वो डिवाइस ये आपके इनपुट डिवाइस का ही एक पार्ट होता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी भी एक, जैसे आप टच स्क्रीन अपने फोन को किसी एक ऐप को ओपन करते हो तो वो टच होता है, वो किसी एक स्क्रीन के एक पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट पर क्लिक करता है और वही फाइल ओपन होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में जैसे आपका माउस है, वो एरो आपको दिखता है उसको कहा जाता है कर्सर। कर्सर जो है वो कर्सर जिस फाइल पे क्लिक करता है सिर्फ वही फाइल ओपन होती है। उसी तरीके से आपका ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, माउस है, ये प्रकार के सारे पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जानते हैं और कि कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस के उपकरण हैं। ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
कि कुछ कॉमन पॉइंटिंग डिवाइसेज हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं लेकिन मोस्टली यही काम में आते हैं। इनको थोड़ा आप याद रखिएगा, जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग स्टिक, वाईफाई रिमोट, फिंगर ट्रैकिंग, ग्राफिक टैबलेट्स एंड स्टाइलस। आपको कुछ पिक्चर्स में दिखाता हूं जिसमें आपको पता रहेगा कि कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं और कैसे दिखते हैं, उनका क्या काम है। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है वो आपके माउस की है। माउस आप सभी जानते होंगे, ये एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस में स्पेसिफिकली कौन सा है, पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद ये जो आपने ट्रैक बॉल सुना था, ये होता है ट्रैक बॉल। जब माउस का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले इस प्रकार के माउस का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता था ट्रैक बॉल, यानी इस बॉल को आगे पीछे घुमाकर सर्कुलर वे में कर्सर को कंट्रोल किया जाता था। आप सभी गेम खेलते होंगे या गेम खेलते हो किसी को देखा होगा, तो जो एक स्टिक होता है या जो रिमोट होता है जिससे मूवमेंट किया जाता है किसी भी चीज का, तो उसके लिए जो डिवाइस उपयोग में लिया जाता है उसको कहा जाता है जॉयस्टिक। ये कुछ इस तरीके का आपका जॉयस्टिक दिखता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका स्टाइलस, यानी कोई भी आपका जैसे ग्राफिक टैबलेट्स है तो उस पर लिखने के लिए जो आप डिजिटल पेन काम में लेते हो उसको कहा जाता है स्टाइलस। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये अब सभी आपके कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? कौन सा ऑप्शन है वो आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण है, यानी किस ऑप्शन की वजह से आपके कंप्यूटर को हानि पहुंच सकती है या क्षति पहुंच सकती है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसका आंसर दे सकते हैं इजी आराम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस। वायरस की वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो आपका डाटा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। तो वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है एंटीवायरस। एक और चीज ध्यान रखिएगा, वायरस का ही दूसरा नाम है साइबर थेफ्ट। साइबर थ्रेट क्या होता है? साइबर थ्रेट एक प्रकार का वायरस ही होता है, यानी ऐसे थ्रेट्स या ऐसे वायरस जो कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा पहुंचते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं वायरस के बता रहा हूं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ये एग्जांपल्स हैं आपके मालवेयर, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स। ध्यान रखिएगा, मालवेयर, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स। तो प्रश्न संख्या 10 का है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस। तो इस प्रश्न से आपको क्या क्या सीखने को मिला कि कंप्यूटर सिस्टम में जो चीज आपके लिए दुर्भावनापूर्ण है या जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है वो है आपका वायरस। और इस वायरस से बचाव के लिए जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग में लिया जाता है उसको कहा जाता है एंटीवायरस। एंड वायरस के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं, एग्जांपल मालवेयर, स्पाईवेयर एंड ट्रोजन हॉर्स। एक और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताता हूँ। ये जो फायरवॉल ऑप्शन आपको दे रखा है, इस फायरवॉल ऑप्शन का मतलब होता है विंडोज द्वारा एक ऐसा ही स्वतः एप्लीकेशन इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती है जिसकी वजह से कुछ जो आपके साइबर थ्रेट्स हैं या इंटरनेट से डाउनलोड होने वाले जितने भी आपके वायरसेस हैं उनको कुछ हद तक है वो फायरवॉल है वो नष्ट कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, जो विंडोज की सिक्योरिटी है उसी का ही एक प्रकार का फायरवॉल एक उदाहरण है। आप कह सकते हैं कि जो फायरवॉल है वो एक प्रकार का बेसिक एंटीवायरस की तरह ये काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके 10 प्रश्न में से कितने सही हुए और कौन सा प्रश्न गलत हुआ। अगर कोई प्रश्न आपका गलत हुआ है तो उसे नोट कर कीजिए और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में उसको गलत नहीं करेंगे, उनका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं और नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच।